हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं ग्रेड 8 के सोशल साइंस का ब्रिज प्रोग्राम। आप लोगों ने मुझे बहुत बोला कि मैम अलग सब्जेक्ट्स पे भी बनाइए, तो आज मैं आपके लिए थीम ए लेकर आ रही हूँ सोशल साइंस की। बाकी वीडियोस मैंने इंग्लिश की और आपकी साइंस और हिंदी की भी डाली है ब्रिज प्रोग्राम की, तो आप देख सकते हैं उनको जाकर। इसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं, सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए सॉल्व की हैं और आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है। तो ये हमारा थीम ए है। इसमें 4 थीम्स हैं, ABCD। ओके, तो फर्स्ट थीम हम स्टार्ट करते हैं, थीम ए। तो इसके अंदर हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं इंडिया, एग्रीकल्चर एंड सॉइल्स, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर एंड सॉइल्स। एग्रीकल्चर क्या होता है? जो हम खेती बाड़ी करते हैं। और सॉइल क्या होती है? हमारी मिट्टी। अच्छा, आप जानते हैं पेडागॉजी क्या होता है? इट मीन्स डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग। टीचर आपको किस तरीके से पढ़ाता है उसे बोलते हैं पेडागॉजी। पेडागॉजिकल अप्रोचेस दैट यू मे लाइक टू कंसिडर फॉर प्रोमोटिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। मतलब टीचर किस तरीके से पढ़ाए कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। आजकल NCERT और CBSE बोर्ड ये चाहता है कि बच्चे लर्न करने से ज़्यादा, रटने से ज़्यादा समझें चीज़ों को, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। इसमें वो बोल रहे हैं टीचर्स को कि आपको प्रमोट करना है बच्चे इंटरनेट यूज़ करें अपनी स्टडी के लिए। एंड थीमेटिक मैप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन स्कूल भुवन NCERT पोर्टल। तो थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? मैप जो एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होते हैं। जैसे मान लो आपको किसी एरिया का रेनफॉल दिखाना है, तो वो पूरा मैप में आपको वही दिखेगा, हर एरिया के रेनफॉल के बारे में। अब जैसे यहाँ एग्रीकल्चर है, तो आपको इस मैप में एग्रीकल्चर के बारे में दिखाई देगा। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है टीचर्स को कि आपको क्लास में डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करने हैं। डिस्कशंस बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, उनको इंटरेक्टिव बनाइए सेशंस को। और किस में डिस्कशन करना है? थीमेटिक मैप ऑन द स्कूल भुवन NCERT पोर्टल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट है या राइस इन इंडिया, मतलब किसी भी एक थीम पे आप मैप पकड़ लो और फिर उसको डिस्कस करो क्लास के अंदर। एंड रिलेट करो विद डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं हमारे इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन सी हैं, कौन कौन से मॉडर्न इक्विपमेंट्स या चीज़ें आप यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा हो और हमारी पैदावार भी ज़्यादा हो और हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। जैसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं आजकल, तो उससे कितना नुकसान होता है। पहले तो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट होता है उन्हें बनाने में ही, और फिर जब सॉइल के अंदर भी डालते हैं तो सॉइल में केमिकल्स भी जाते हैं, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना चाहिए। नाउ यू मे एनकरेज द स्टूडेंट टू कलेक्ट डिफरेंट सॉइल सैम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो बच्चे क्या कर सकते हैं? अलग अलग सॉइल के सैम्पल्स ले सकते हैं। सॉइल भी एक ही तरह की नहीं होती, बहुत अलग तरह की होती है। फिर आप उसको देखिए, उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, खुरदरी है या सॉफ्ट है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है या चॉक कलर की है। इस तरीके से उसमें देखिए एंड रिलेट करिए विद द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया शोन ऑन द मैप। किस किस एरिया से आपने सॉइल उठाई है तो उस टाइप से उसको दिखाइए मैप के अंदर। यू मे फैसिलिटेट इन द प्रिपरेशन ऑफ अ लिस्ट एंड लेबल प्लेसेस और एरियाज वेयर डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। अलग अलग क्रॉप्स कहाँ बनती हैं वो भी आपको अपने मैप में दिखाना है। तो कहने का मतलब ये है कि रटने से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है। इससे आपको लर्न भी जल्दी होगा और आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यू मे मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू रिलेट विद लोकल एनवायरनमेंट। कैसे? आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लोकल कंटेक्स्ट, जो आपकी लोकल एरिया में एग्रीकल्चर होता है उनके साथ उनको जुड़वाइए। देखिए कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं, कैसी सॉइल है वहाँ की, क्या प्रैक्टिस करते हैं वो लोग। तो यू मे एस्टैब्लिश द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस ऑल्सो। जैसे कुछ त्यौहार होते हैं जो फसल कटने पे मनाए जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें करी जाती हैं कल्चरल बेसिस पे भी फसलों के लिए। तो आप इन सब से बच्चों को रूबरू कराइए। जैसे बैसाखी है, जब वो वीट कटती है तो बैसाखी मनाई जाती है। अब आई आपकी एक्टिविटीज़। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें टीचर एक एक बच्चे को भी दे सकती हैं या फिर उनको कह सकती हैं कि ग्रुप बनाओ और वो एक्टिविटी करो। आप ट्रिप्स पे लेके जा सकती हैं नियर बाय फार्म्स में। कोई पास में ही खेती बाड़ी हो रही है कहीं पर या कोई फार्म है, तो आप वहाँ बच्चों को लेकर जाइए, वहाँ उन्हें दिखाइए
कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, कैसे पानी डाला जाता है खेतों के अंदर, किस तरीके से उगाया जाता है वहाँ पे क्रॉप्स। फिर आप प्रमोट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू कलेक्ट सॉइल, वहीं पे आप सॉइल सैंपल्स उन्हें कहिए कलेक्ट कीजिए एंड फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखिए, कैसा टेक्सचर है, पीएच कितना है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, इससे उनको नॉलेज बढ़ेगी सॉइल के बारे में। फिर आपको ग्रुप में टास्क दिया जा सकता है, जैसे आपको चार्ट बनाना हो कि अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं, मालूम है ना आपको, आपने पढ़ा होगा या हम आगे भी पढ़ेंगे, अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं, तो हर एक की क्या क्वालिटी होती है, कौन सी क्रॉप किस में ज़्यादा उगती है, उन सब का आप चार्ट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप लोकल वहाँ का जो फार्मर है जो उगाता है आपकी खेती बाड़ी करता है, उसको बुला के उससे सेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से उनकी क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं। फिर आप वेरियस मैप्स देख सकते हैं जो स्कूल भुवन एनसीईआरटी पोर्टल पर है। द एटलस मैप में बी यूज टू अंडरस्टैंड द वेरियस कंसेप्ट। अब चलो, अब हमारा क्विज़ आया है। इस क्विज़ में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो मैं आपको उसके रीजंस भी बताऊंगी और पहले हम आंसर्स देख लेते हैं उनके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ अ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप कौन सी है? व्हीट। सेकेंड, द सॉइल टाइप मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन किस में सबसे ज़्यादा उगती है? ब्लैक सॉइल में, याद रखना। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया मेनली फोकस्ड ऑन विच टाइप ऑफ क्रॉप? फूड ग्रेन्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो बेसिकली फूड ग्रेन्स के लिए हुआ था। चलो पहले मैं आपको बताऊंगी राबी क्रॉप्स होती क्या हैं। रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो हम विंटर सीजन्स में उगाते हैं, ठीक है, बोते हैं विंटर सीजन्स में अराउंड नवंबर के बीच, अराउंड नवंबर, और उनको हार्वेस्ट करते हैं स्प्रिंग सीजन में अराउंड अप्रैल में। तो वीट जो है हमारी, जो गेहूं है, वो मेजर रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है, जबकि जो खरीफ क्रॉप होती है हमारी वो रेनी सीजन में उगाई जाती है। उसके एग्जाम्पल है आपके पास बाजरा एंड मेज़। ये आंसर क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है द सॉइल टाइप मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन को किस में सॉइल में उगाना चाहिए? ब्लैक सॉइल में। इसको रिगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इट रिटेन्स मॉइस्चर एंड इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, मेकिंग इट आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो ब्लैक सॉइल के अंदर एक तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा इसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं जिससे कि जो कि कॉटन को उगाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डैट्स वाई ब्लैक सॉइल रीजन्स लाइक इन महाराष्ट्र एंड गुजरात आर नोन एज कॉटन बेल्ट्स। तो महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है, इसीलिए यहाँ कॉटन सबसे ज़्यादा उगती है और इसे हम कॉटन बेल्ट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था इंडिया में? ग्रीन रेवोल्यूशन को हम हिंदी में हरित क्रांति भी बोलते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1960 में स्टार्ट, और इसमें इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस, लीडिंग टू मेजर बूस्ट इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू टैकल हंगर एंड फूड शॉर्टेजेस। तो पहले क्या हुआ, 1960 में बहुत फूड शॉर्टेज होने लग गया, लोग भूखे मरने लग गए, तो हरित क्रांति लाई गई जिससे कि हाई यील्डिंग क्रॉप्स मीन्स ज़्यादा पैदावार हो व्हीट और राइस की। तो इस रेवोल्यूशन से लोगों की भूख शांत की गई, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हुई और सब लोग खाना सबको मिल पाया, तो इसे कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्कस करने के लिए, मैंने आपके लिए सबके आंसर्स लिखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एग्रीकल्चर एंड मेंशन 2 टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। एग्रीकल्चर क्या होता है और 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग बताओ जो इंडिया में प्रैक्टिस की जाती हैं। तो एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? खेती करना, फार्मिंग करना, ये हिंदी में शॉर्ट में मतलब है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर फूड, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स यूज टू सस्टेन एंड इन्हेंस ह्यूमन लाइफ। तो एग्रीकल्चर हो गई बेसिकली आपकी फार्मिंग और एनिमल्स को ग्रो करना, एनिमल्स को पालना। ओके, तो ये आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। फिर 2 टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज़, 2 टाइप की फार्मिंग्स होती हैं इंडिया में। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग।
सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर है वो क्रॉप्स ग्रो करता है केवल अपने घर के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, वो उसे मार्केट में नहीं बेचता। जबकि कमर्शियल फार्मिंग के अंदर फार्मर बाहर जाकर क्रॉप्स सेल करता है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ क्रॉप रोटेशन इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब क्रॉप रोटेशन होता क्या एग्जैक्टली इसमें एक ही, जैसे मान लो फार्मर के पास फील्ड है, उसके अंदर वो पहले एक क्रॉप उगाएगा, फिर जो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप को ज़रूरत होंगे वो सॉइल से ले लेगी, और जो न्यूट्रिएंट्स वो क्रॉप सॉइल को दे सकती है वो उसमें उसको डाल देगी। फिर फार्मर सेकंड क्रॉप उगाएगा जो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप को चाहिए और हमारी सॉइल के अंदर हैं, पहले वाली क्रॉप से आ गए हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब पहले एक क्रॉप को उगाना, उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरी क्रॉप उगाना, सेम नहीं उगाना। इस तरीके से करते करते सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगी। जैसे वीट हो गया, वीट बहुत सारी नाइट्रोजन इस्तेमाल करती है सॉइल से, ठीक। तो उससे पहले फार्मर क्या लगाएगा, लेग्यूम जैसे चिकपीस या आपके राजमा हो गए या छोले हो गए, तो फार्मर पहले वो लगाएगा, क्योंकि उन्हें लगाने से नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ जाती है। ये जो क्रॉप्स होती हैं इसकी वजह से नाइट्रोजन आ जाती है सॉइल के अंदर। फिर ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर फार्मर उसमें वीट लगाता है। वीट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए सॉइल से, तो उसको वो सॉइल से बड़ी नाइट्रोजन मिल जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है, वीट की पैदावार भी अच्छी हो जाती है। तो इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। डेफिनेशन आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस एनी 2 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स को कौन से 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पहला डिपेंडेंस ऑन मानसून, दूसरा स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। पहला क्या है, फार्मर को पानी के लिए मानसून पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, उनके पास अपने इतने इरिगेशन के सोर्सेज अभी तक नहीं हैं। फार्मर्स रिलाई हेविली ऑन रेनफॉल एंड इरेगुलर मानसून कैन कॉज क्रॉप फेलियर्स। आपने सुना होगा ना, जैसे अचानक से बारिश आ गई, उस टाइम पे क्रॉप्स को बारिश नहीं चाहिए, तो वो सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है, उनकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो मॉनसून्स के ऊपर ही लेकिन वो डिपेंडेंसी रहती है उनकी। और उनकी जो दूसरी है चैलेंज, वो क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स के पास क्या है, बहुत छोटी छोटी लैंड है, जिसकी वजह से वो कम ही क्रॉप्स उगा पाते हैं। कम खेती बाड़ी होएगी, मेहनत तो पूरी लग रही है ना उनकी, ठीक है। कम छोटी छोटी जगहें हैं तो छोटे छोटे क्रॉप्स उगेगा और कम पैसे मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब फ्यू मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। किस किस टाइप की सॉइल आपको मेनली इंडिया में मिलती हैं और हमें उसके बारे में उनको सब बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास आई एल्यूवियल सॉइल। ये फर्टाइल होती है और इसके अंदर मिनरल्स कौन से होते हैं, ज़्यादातर पोटेशियम एंड लाइम, ठीक है। फर्टाइल सॉइल होती है एल्यूवियल सॉइल। एडवांटेज क्या है इसका, इसके अंदर सबसे अच्छा राइस उगा सकते हैं आप, वीट उगा सकते हैं और शुगर केन उगा सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट इज़ प्रोन टू सॉइल इरोजन। जब सॉइल इरोजन काफ़ी हो जाता है इस वाली सॉइल से, मतलब ये ज़्यादा बंधी हुई नहीं रहती। दूसरा है आपके पास ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कैसा होता है, इट इज़ ऑल्सो मॉइस्चर रिटेंटिव, रिच इन आयरन एंड लाइम। मॉइस्चर रिटेंशन रहती है इसके अंदर, तभी हम इसमें कॉटन भी उगाते हैं। और इसके अंदर आयरन और लाइम रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह भी रहता है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ आइडल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। डिसएडवांटेज क्या है, इट बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू टिल। जब ये वेट हो जाती है ना, गीली हो जाती है, बहुत स्टिकी हो जाती है, ऐसे गम होती है ना आपकी स्टिकी, तो फिर ऐसी सॉइल के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आई रेड सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेड सॉइल। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल में क्या है, इट इज़ रिच इन आयरन, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती इसके अंदर। पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, इसके अंदर आयरन ज़्यादा रहता है। एडवांटेज क्या है, सूटेबल किसके लिए है, फॉर क्रॉप्स लाइक मिलेट्स एंड पल्सेस। मिलेट्स क्या होते हैं आपके, रागी और पल्सेस, दालों के लिए ये सॉइल सही है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर फर्टिलाइजर्स फॉर बेटर यील्ड। इस सॉइल के अंदर आपको फर्टिलाइज़र बहुत डालने पड़ते हैं अगर आप चाहते हैं आपकी पैदावार अच्छी हो, क्योंकि इसके अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स कम, ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है।
नेक्स्ट हमारी सॉइल आती है लेटराइट सॉइल। इट इज़ ऑल्सो रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। इट इज़ सुटेबल फॉर टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू कल्टीवेशन। काजू, चाय और कॉफ़ी के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? पुअर इन फर्टिलिटी विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर इस सॉइल का आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया अच्छे से, पहले उसको प्लोइंग वगैरह नहीं करी, फर्टिलाइज़र ठीक से नहीं ऐड किए, तो इसकी फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है लेटराइट सॉइल की। ठीक है, आई होप आपको सारे सॉइल टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं बताओ? ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उनके स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के लोगों को, किसी जो पर्टिकुलर काम में परफेक्ट होते हैं, उन्हें ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। अब टीचर को इसमें क्या करना है? टीचर्स को स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि वो जाने कि ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा, हेल्प करें उन्हें रिकॉग्नाइज करने में कि पॉपुलेशन का हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। डिस्कस करें हाउ टू एनालाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एंड इंटरैक्टिव डिस्कशंस भी ऑर्गेनाइज करें। मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को कि उनको समझ में आए इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल एनहेंसमेंट। यू मे एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज of their skills, knowledge and abilities that people possess, contributing to economic growth. So this is the definition of human resource. You may assist in preparing visual aids using maps and charts to illustrate India population distribution and densities. Maps बनाओ जिसमें आपको इंडिया की population के बारे में पता लगे, उनकी density के बारे में पता लगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। टीचर आपको बोल सकती है कि आप डिबेट बोलिए, पॉपुलेशन इज़ अ एसेट और अ लाइबिलिटी। मतलब जनसंख्या जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए देश की या कम होनी चाहिए, वो आपके लिए फ़ायदा करती है या फिर आपको नुकसान देती है, आपके ऊपर एक बोझ होती है। तो इस टाइप की डिबेट्स आपको बोलनी पड़ सकती हैं, आपको ग्रुप एक्टिविटी करनी पड़ सकती है, और आपको कोई मॉडल बनाना है पॉपुलेशन पिरामिड पे डिफरेंट कंट्रीज़ का, और फिर आपको कंपेयर करना उनका डेमोग्राफिक चैलेंजेस। फिर रोल प्ले क्या करना है आपको? असाइन स्टूडेंट रोल्स, फॉर एग्जांपल उन्हें टीचर बना दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, और फिर डिस्कस करो कि ये प्रोफेशंस किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली सारी एक्टिविटीज़ ही हैं इसके अंदर, और मेन है आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जानना कि वो एक्चुअली क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये मैंने आपके लिए पॉपुलेशन इज़ अ लाइबिलिटी और एसेट, उस पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी डिबेट प्रिपेयर करी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे को रीड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इजी इंग्लिश है, आप पढ़कर आराम से देख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो वो एक एडवांटेज की तरह लगता है, लेकिन इट ऑफन बिकम्स लाइबिलिटी फॉर अ कंट्री। क्यों? जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना खाना चाहिए, उतने घर चाहिए, उतनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिसकी वजह से सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए इनफ जॉब्स भी नहीं होती हैं, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, और फिर लोग गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है, एंड फिर जितने घर बनेंगे तो उनके लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा, जगह चाहिए घर बनाने के लिए, और इन सब चीज़ों से हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए हमें मैनेज करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है, और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए। ठीक है, तभी आपके नेशन की प्रोग्रेस हो पाएगी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब हमारा असेसमेंट आया और क्विज आया। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स, लोग चाहिए, उन पर्टिकुलर स्किल सेट वाले स्किल्ड पीपल चाहिए, इंटेलिजेंट लोग चाहिए जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट में मदद कर सके। सो इसका रीज़न है बिकॉज स्किल्ड, एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल ड्राइव द इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। अगर ऐसे ही बेगर्स और ये सब गधे हम इकट्ठे कर लेंगे तो वो हमसे क्या होगा? वो सिर्फ हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाएंगे।
Now, which factor does not affect population distribution? Climate, landforms, availability of resources या इंटरनेट स्पीड? ऑब्वियसली इंटरनेट स्पीड. इसका क्या इफेक्ट होगा ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main reason for high population growth in developing countries? High death rate, low birth rate, no. Improved healthcare and sanitation, yes. अब यहाँ हेल्थ केयर इम्प्रूव हो गया है, उसकी वजह से लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ गया है और लोग बच्चे पैदा ज़्यादा कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, ये इसमें मैंने अब आपको रीजंस बताए हैं. सो क्लाइमेट, लैंडफॉर्म एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये नेचुरल फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग वेयर द पीपल लिव. लेकिन इंटरनेट स्पीड का इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है. हाई पॉपुलेशन जो है, बेटर हेल्थ केयर हो गई है, डेथ रेट कम हो गए हैं, डिजीज़ेस कम हो गई हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. क्योंकि अगर कोई बीमार होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको तुरंत मेडिसिन मिल जाती है, अच्छी केयर मिल जाती है. ये अच्छी बात भी है वैसे तो, बट पॉपुलेशन इंक्रीज करना इज़ नॉट अ गुड थिंग. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं डिस्कशन के लिए. फर्स्ट है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. ये हमको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं और मैंने आपके लिए सबके आंसर्स प्रिपेयर करे हैं. ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? आदमी लोग, जो लोग काम करते हैं. इट रेफर टू द पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ अ कंट्री, equipped with skills, education and abilities. They are important because they contribute to the country's economic development, innovation and social progress. तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में पैसा कमाते हैं और इकोनॉमी बढ़ाते हैं. सेकेंड, डिस्कस 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है? पहला है क्लाइमेट. पीपल प्रेफर लिविंग इन मॉडरेट क्लाइमेट्स. कैसी? ना ज़्यादा हॉट हो ना ज़्यादा कोल्ड हो, ठीक सी क्लाइमेट हो. सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें खाना पानी सब आराम से मिल जाए. एरियाज विथ फर्टाइल लैंड, वाटर एंड जॉब. अपॉर्चुनिटीज़ टू अट्रैक्ट मोर पॉपुलेशन. तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? पॉपुलेशन अट्रैक्ट करती हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हम देखते हैं. हाउ डज एजुकेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. एजुकेशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पे? तो आप मान सकते हैं एजुकेटेड लोग होंगे तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, जॉब्स करेंगे, बिजनेस करेंगे या अपने घर पर भी अपने बच्चों को अच्छे से आगे पढ़ा पाएंगे. तो एजुकेशन से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. एजुकेशन प्रोवाइड्स पीपल विद नॉलेज एंड स्किल्स. उनमें स्किल्स आती हैं अलग अलग काम को करने की. अब जैसे आपको खेती बाड़ी भी करनी है तो अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं, उसमें डिप्लोमा वगैरह कोई कोर्स करते हैं, तो आपको ज़्यादा नई नई टेक्निक्स मालूम पड़ेंगी. कैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, कैसे अपनी फील्ड में सीड्स डालने हैं जिससे कि ईल्ड ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो. तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू द इकोनॉमी, आर हेल्दियर एंड इनोवेट मोर. वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और देश के प्रोग्रेस में भी सहायता करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंट्री. गिव एग्जाम्पल्स. तो अब हमें एग्जाम्पल्स के साथ बताना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. तो यहाँ हमारे पास 4 हैं: क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. अब क्लाइमेट, जैसे हार्श क्लाइमेट होती है, जैसे डेजर्ट्स हो गए राजस्थान वगैरह, तो वहाँ पॉपुलेशन कम होती है. डेंसिटी से समझ रहे हैं ना आप क्या होता है कि कितने लोग उस पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं. तो हार्श क्लाइमेट्स वाली जगह पर कम लोग रहते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया. लैंडफॉर्म्स, फ्लैट प्लेन्स आर मोर पॉपुलेटेड. जो समतल एरिया होते हैं हमारे, वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि पहाड़ों पर लोग कम होते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वाटर, मिनरल एंड फर्टाइल सॉइल लीड टू हायर पॉपुलेशन डेंसिटी. जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी. नाउ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, सिटीज़ लाइक मुंबई अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज ऑफ जॉब्स.
तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब कहाँ पर वो पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो जहाँ पर ज़्यादा जॉब्स होंगी, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे। इसलिए मुंबई देखो ओवर क्राउडेड हो चुका है, इस टाइम पे बहुत लोग हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो बच्चों मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, और मुझे ये ज़रूर बताना कि आप किस जगह से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं जाती हूँ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में थीम बी, थीम सी और थीम डी तीनों थीम्स डालने वाली हूँ, और आप बाकी सब्जेक्ट्स की ब्रिज कोर्स भी देख सकते हो, जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश, हिंदी, ये सब भी मैंने इसमें डाला हुआ है ग्रेड 8 के लिए। ओके, चलो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियोस मिल जाए मेरे, और आप अच्छे से पढ़ सकें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अवेयर एंड बाय बाय। थैंक यू।